हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। जहां से हमने कल के सवालों को छोड़ा था वहीं से हम आज के आगे के सवालों को करने वाले हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में 2 मई से लेकर 19 मई तक की परीक्षाओं में जो जो सवाल आपसे पूछे गए उन सारे सवालों को हम 4 से 5 क्लासों में कवर करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप इन चारों क्लासों को देखकर जाएगा। आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में 8 से 10 सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक नोट करते चलिएगा और जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको आप नोट करते चलिएगा। सवाल पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 5 से 11, 12 से 35, 35 से 51, 52 से 101। तो आपको नोट करके रखना है मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 12 से 35 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं मौलिक अधिकारों को लेकर। मौलिक अधिकार इसका उल्लेख कौन से भाग में, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और दोस्तों मौलिक अधिकार लिए कहां से गए तो आपको याद होना चाहिए, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। श्रीमत शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिया। तो आपको दोस्तों बता दें श्रीमत शंकर देव इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, ये दोस्तों सत्रिया से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का है, ये असम का है। कहाँ का, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। दोस्तों ये भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, इसको मैंने मैनी टाइम्स यानी कि बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। आप पहली और दूसरी क्लास देख लीजिएगा, आपको सारे सवाल उंगलियों पर याद होने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है। तो मैंने आपको बताया था ये दोस्तों ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। मणिपुरी से दोस्तों कौन संबंधित है, झावेरी बहनें, मैंने आपको बताया हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। आशा भोसले, सोनू निगम, कुमार शानू, लता मंगेशकर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गलती लग रही है, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है। आई थिंक ये दोस्तों आशा पारेख जी को मिला था। किसको, आशा पारेख, इनको दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 2022 वाला। कौन से क्रम का था, 52वां था। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। ये आशा भोसले, इनको दोस्तों क्या मिला हुआ है तो आपको मैंने बताया था दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहला किसको मिला था, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला था। दूसरा किसको मिला है, आशा भोसले जी को। इस सवाल को आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था। आप सबको पता होगा 7 अगस्त भाला फेंक दिवस है और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था भाला फेंक के अंदर। तो आपको याद होगा 87.58 मीटर भाला फेंका था। कितना, 87.58 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल पूछा गया था कि हेरिटेज ऑफ लास्ट किसकी पुस्तक है। किरण बेदी, किरण देसाई, विकास स्वरूप, अरुंधति राय। तो आपको दोस्तों याद होगा किरण देसाई जी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें आप पढ़कर जाएगा, हर शिफ्ट में आपसे रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें पूछी जा रही हैं। विकास स्वरूप इनकी एक पुस्तक है Q&A। ये सवाल मैं अब तक 3 से 4 बार मैं आपको बता चुका हूँ और सवाल जरूर आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि स्थानांतरित खेती नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर स्थानांतरित खेती होगा। इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, स्थानांतरित खेती। दोस्तों पूछा गया है सवाल कि स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहाँ कहा जाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। तो आपको दोस्तों याद रखना है ये पूर्वोत्तर भारत इसका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आप सबको पता होगा मीराबाई चानू, इनका संबंध दोस्तों किससे था, ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि भारोत्तोलन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कहाँ से संबंधित है, ये दोस्तों मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। इसको भी आपको नोट करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, पाली भाषा थी, अवध थी, मगही थी। तो मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म इससे संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी भाषा कौन सी थी, तो आपको नोट करना है ये पाली भाषा में लिखे गए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बौद्ध धर्म की बात आई है तो 2 से 4 चीजें मैं आपको नोट करा रहा हूं, उनको आप नोट करके रखिएगा। नंबर 1, अगर आपसे पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध, इनको दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र कहा जाता है, आपको याद होगा। और इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इसको भी आप नोट करें, श्रावस्ती में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और आपसे क्या पूछा जाएगा? इनके जो गृह त्याग की घटना थी वो क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। और इनके दोस्तों जो मृत्यु की घटना थी यानी कि शरीर त्यागने की घटना थी वो क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। अगर आपसे पूछा जाए पहली बहुसंगति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 बहुसंगतियां हैं, इनको आप रट डालें जितना हो सके, आपकी परीक्षा में 100% सवाल आपसे बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए पहली वाली बहुसंगति कहां पर हुई थी, तो आपको याद रखना राजगृह। राजगृह। दूसरी वाली दोस्तों कहां पर हुई थी? वैशाली। राजगृह, वैशाली। तीसरी कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और चौथी कहां हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन, कश्मीर। तो आपको मैंने बताया पहली संगति कहां पर हुई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, कश्मीर। और आपसे सवाल ये भी पूछा था कि किसके समय हुई थी, तो आपको याद रखना है राजगृह पहली वाली बहुसंगति किसके समय हुई थी? अजातशत्रु। दूसरी वाली वैशाली ये किसके समय हुई थी? कालाशोक। तीसरी वाली किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी। ये चारों नाम भी आपको याद करने हैं। बौद्ध धर्म से जितने सवाल बन सकते हैं मैंने आपको सारे नोट करा दिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मैंने कई बार आपको नोट कराया था। चापचार कूट महोत्सव कहाँ का है? ये मिजोरम का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों त्रिपुरा में क्या मनाते हैं? खारची। खारची उत्सव मनाते हैं त्रिपुरा में। आई थिंक 14 देवी देवताओं से संबंधित है, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे। और कहाँ का फेस्टिवल है? त्रिपुरा का। मेघालय में दोस्तों एक त्यौहार मनाते हैं बांग्ला। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम। ये सब आप नोट करते चलिएगा। चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, डॉप्सन, डायोप्टर, आवृत्ति। तो आपको दोस्तों याद होगा ये दोस्तों होता है डायोप्टर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों हर्ट्ज किसका है? ये दोस्तों आवृत्ति का है, इसको भी आपको नोट करना है। डॉप्सन ये दोस्तों O3 यानी कि ओजोन परत की सांद्रता किससे मापते हैं? डॉप्सन। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें। और आने वाली सारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें ताकि आप और आपके सारे दोस्त एक अच्छी तैयारी कर सकें और एक अच्छा परिणाम हासिल कर सकें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों भारत में पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा भी सवाल पूछा गया था। लोकसभा, राज्यसभा, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पार्लियामेंट को जानते हैं संसद के नाम से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीनों को लेकर। एक चीज है सरला। क्या है दोस्तों? सरला। दोस्तों संसद में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 79। इसमें दोस्तों संसद का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल 80 में। और लोकसभा का आर्टिकल 81 में। कैसी लगी आपको ट्रिक? कमेंट कर जरूर बताएं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भोर का तारा किसको कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था भोर का तारा कहलाता है शुक्र। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सवाल हमसे पूछा गया था कि जागोई चेल्लोम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। दोस्तों जहां पर चेल्लोम शब्द आपको दिखाई दे तो आप आंसर आंख बंद करके मार सकते हैं मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जागोई चेल्लोम का संबंध कहां से है? मणिपुर से है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आलमगीर की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो मैंने आपको बताया था जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। जहां पर दोस्तों डिस्कशन करना है, यहाँ पर व्याख्या देनी है, वहीं पर व्याख्या दी जाएगी। आपका समय बिल्कुल खराब नहीं किया जाएगा। आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। दोस्तों आलमगीर की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दोस्तों क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा इसको कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
पीआर सरजेस का संबंध किस खेल से है? तो मैंने आपको बताया था, ये दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं? पीआर सरजेस, ये दोस्तों हॉकी के खिलाड़ी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। टेनिस के खिलाड़ी याद कीजिएगा दोस्तों, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और कार्लोस अल्कराज, इन चारों का संबंध किससे? दोस्तों टेनिस से है, लेकिन टेबल टेनिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शरद कमल अंकिता, शरद कमल अंकिता, शरद कमल अंकिता, इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आपको इन्हीं का नाम याद रखना है, शरद कमल अंकिता। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? ये शरद कमल अंकिता को ही दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 25 से 28 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, पोषण संबंधी अधिकार है कि भारत की वन नीति है? तो मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ है 25 से 28, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में लिख के है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की अभिव्यक्ति, तो भी आपको याद रखना यही होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, ये दोस्तों उसकी स्वतंत्रता है। अगर आपको आर्टिकल 25 दे दे, 26 दे दे, 27 दे दे, 28 दे दे, तो दोस्तों चारों का आंसर क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसके अंदर है? 32 से 35, आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और दोस्तों पोषण संबंधी अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 47 है। इसमें दोस्तों पोषण संबंधी अधिकार है, इसको भी आपको नोट करना है। और भारत की वन नीति, ये दोस्तों किसके अंदर है? आर्टिकल 51A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन केवल 51 पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति। और आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। इन 4-5 आर्टिकल को आप नोट कर लें, सवाल बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। धौलावीरा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? शायद हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 40वीं यूनेस्को धरोहर है। यूनेस्को धरोहर, 40वीं यूनेस्को धरोहर कौन सी है? तो आपको याद रखना धौलावीरा। 39वीं दोस्तों कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था रमप्पा मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राज्य का मुखिया किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपको पता होगा राज्य का मुखिया कौन होता है? ये दोस्तों हमेशा राज्यपाल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे कि इसका आंसर मुख्यमंत्री होगा कि राज्यपाल होगा, इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, आई थिंक इसका आंसर दोस्तों ये राज्य मंत्री होगा, इसको आप एक बार खुद से रीचेक जरूर कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल को लेकर, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 153। भारत हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 153। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? ये महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान में रखना आर्टिकल नंबर 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 213, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है? 123 में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से में? आर्टिकल नंबर 213 है। और राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल नंबर 161 है। और राज्यपाल जो होता है मार्शल लॉ और मृत्युदंड इसको माफ नहीं कर सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपको नोट करा दिए। दोस्तों राज्य का मुखिया किसे माना जाता है? इसका जवाब आपको अपने आप से सर्च करना है और दोस्तों ऑथेंटिक आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल है, सिंपल सवाल है, आप सबको पता है। बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। विटामिन ए, इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, मैंने आपको बताया था। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है विटामिन B12 है। अब आपको कमेंट करके बताना है गोल्डन राइस, इसमें दोस्तों
कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, BBR सुब्रमण्यम, SS दुबे, KV शाजी। ये चारों नाम आपकी परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने वाले नाम हैं। वर्तमान समय भारत के महान्यायवादी कौन है? तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, आर वेंकट रमणी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इसको आप टिक कर लें। आपका आंसर पहला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं दोस्तों महान्यायवादी को लेकर। ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76 इसका आर्टिकल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। VVR सुब्रमण्यम, ये दोस्तों कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग, इसके वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो आपको याद रखना है VVR सुब्रमण्यम। SS दुबे, ये दोस्तों कौन है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक होता है CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए CGA, ये दोस्तों कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कौन है? तो आपको याद रखना है ये SS दुबे जी को बनाया गया है। KV शाजी, ये कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं KV शाजी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये सवाल 2 से 3 बार आपसे पूछे गए हैं। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मैंने आपको बताया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन कब की गई थी? 1897 ईस्वी में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की है। कब की है? 1875 में। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने दोस्तों कौन से? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों प्रार्थना समाज। किसकी? प्रार्थना समाज। और कब की है इसकी स्थापना? 1867 में। ये 4 से 5 नाम आपको याद रखने, परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आत्मीय सभा कौन सी? उदाहरण सुनिएगा, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये केरल में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला क्या कहलाती है? जास्कर, एकांक गुहा, अल्ब्रुज, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों यहां से मैं आपको 5 से 6 फैक्ट नोट कराने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको आप नोट करके रखें। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला क्या कहलाती है? तो आपको नोट कर लेना है, जास्कर कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ये सामने जो नाम आपके देखे रखे हुए हैं, ये दोस्तों किसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं? तो आपको ध्यान में रखना, एकांक गुहा, ये किसकी है? दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांक गुहा। अल्ब्रुज, अल्ब्रुज दोस्तों किसकी? यूरोप की है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अल्ब्रुज। माउंट एवरेस्ट, ये दोस्तों किसकी है? एशिया की। एशिया की, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों 2 से 3 नाम आपको मैं और नोट करा देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको याद रखना अफ्रीका की। किसकी? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा 1-2 नाम आपको और याद रखना है। माउंट एकांक गुहा मैंने आपको बता दिया किसकी है? दक्षिणी अमेरिका की। और दोस्तों माउंट डेनाली, ये आप नोट कर लें, माउंट डेनाली। माउंट डेनाली या माउंट मैकिन्ले एक ही बात है। और दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या सवाल आपको पसंद आ रहे हैं, क्या सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। दोस्तों दशहरा को और किस नाम से जानते हैं? ऐसा सवाल पूछा गया था, आयुध पूजा, अट्टूकल पोंगल, विजयदशमी या रामनवमी। तो आपको याद होगा ये दोस्तों विजयदशमी है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में विजयदशमी नहीं देके रखा हुआ होगा तो दोस्तों वहां पर आयुध पूजा देके रखा होगा, तो उस कंडीशन में आपका आयुध पूजा सही जवाब हो जाएगा। दोनों मैंने ऑप्शन लगा दिए हैं जिससे कि मैं आपको दोनों बातें बता सकूं। अट्टूकल पोंगल कहाँ का है? हमने डिस्कस किया था, केरल का है।
और केवल पोंगल कहाँ का है? तो केवल पोंगल होता है तमिलनाडु का। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको हम दोस्तों आपको बता देते हैं। 28 से संवैधानिक उपचार दोस्तों किसके अंदर हैं? आपको मैंने अभी बताया था 32 से 35 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो आपको दोस्तों पता होगा 2025 तक का रखा गया है। और दोस्तों 2047 सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपको ध्यान में रखना 2047 है। और दोस्तों शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2070। इन दोनों सवालों को भी आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये सवाल तो इतनी बार पूछ लिए गए हैं, अब इन सवालों के गलत होने की कोई दोस्तों उम्मीद नहीं बचती है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको सबको पता है 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था दूसरा युद्ध। इसमें किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा? इस सवाल को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों ये अपने भारत देश में इसका आयोजन होने वाला है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप का। और ये सवाल एसएससी ने 2 से 3 बार एमटीएस में पूछा है, और सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा? अपने भारत देश में होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले रहा है अंडर 19 क्रिकेट महिला विश्व कप, अंडर 19 क्रिकेट महिला विश्व कप, ये सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण है। महिला विश्व कप, अंडर 19 क्रिकेट महिला विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और दोस्तों कौन जीता था? अपना भारत देश जीता था। किसको हराकर? ये दोस्तों इंग्लैंड को हराकर जीता था। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। और दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया था अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको दोस्तों याद होगा, इसका आयोजन हुआ था अपने भारत में। और जीता कौन था? स्पेन जीता था। किसको हरा दिया था? कोलंबिया को हरा दिया था। ये सवाल एमटीएस ने पूछा हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उज्ज्वला योजना का संबंध किस वर्ष से है? यानी कि दोस्तों योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उज्ज्वला योजना ये दोस्तों किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 2015, 2016, 2018, 2019। यानी कि दोस्तों हमसे 2000 यानी कि पहली वाली उज्ज्वला पूछी गई है। उज्ज्वला योजना फर्स्ट ये कब की है? वर्ष 2016 की है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पूरी डेट क्या है? 1 मई 2016 को उज्ज्वला फर्स्ट योजना की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से। बलिया उत्तर प्रदेश से। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों दूसरी उज्ज्वला योजना 2 ये कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको याद रखना 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से। इतनी दोनों बातें आपको नोट करनी है। अब आपको कमेंट कर बताना है मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसकी शुरुआत कब हुई थी, उसकी पूरी डेट आपको कमेंट कर बतानी है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि रज पर्व किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल, जून, जुलाई या सितंबर? दोस्तों ये सवाल भी आपसे पूछा गया था, थोड़ा टफ लेवल का सवाल है। अब दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। आई थिंक इसका आंसर ये दोस्तों जुलाई माह में होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आप इसका आंसर ढूंढिएगा और उसको कमेंट कर बताना है आपको। और रज पर्व मनाते कहाँ पर है? ये दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा में। आपको याद होगा रज पर्व, धानु यात्रा, ये सब कहाँ पर मनाते हैं? उड़ीसा के अंदर मनाते हैं। आपको नोट करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, मुंबई, तेलंगाना, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपको याद होगा प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राज्य सूची से संबंधित विषय है। सेम यही ऑप्शन दिए गए थे, रेलवे है, बैंक है, वन है, या दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा? कृषि है। जल्दी से बताएंगे आपको राज्य सूची का दोस्तों विषय इसमें से कौन सा है? इसका भी जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। सवाल अच्छा है। निम्नलिखित में से सरोद वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, अमजद अली खान, गोपाल कृष्ण अय्यर। तो दोस्तों आपको नाम देखकर याद आ रहा होगा अमजद अली खान। आपका ऑप्शन नंबर सी ये कौन है? ये दोस्तों सरोद वादक हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
यूपीएससी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया था? मल्लिकार्जुन खड़गे, ऋतुराज अवस्थी, डॉक्टर मनोज सोनी, आर सुब्रमण्यम। तो दोस्तों आपको नोट करना है, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। यूपीएससी ये कौन से भाग में इसका उल्लेख है? भाग 14। दोस्तों यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग 14 में है। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कौन है? कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष। ऋतुराज अवस्थी ये दोस्तों कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष। कौन से क्रम की वे? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। लेकिन आपको याद रखना पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको दोस्तों नोट करना है MC शीतलबाड़। आर सुब्रमण्यम मैंने अभी आपको बताया है, ये दोस्तों कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो दोस्तों नीति आयोग के CEO। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको याद होगा हीराकुड बांध कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों हीराकुड बांध ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है हीराकुड बांध। कमेंट करके बताएं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको बताते चल रहा हूँ, कुछ का जवाब आपको कमेंट कर देना है। सवाल बहुत सारे हैं, अगर दोस्तों छोटी मोटी भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करना। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 941, 942, 943, 944। आप सब जानते हैं 2011 की जनगणना कितनी महत्वपूर्ण है हमारे SSC एग्जाम के लिए। हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आपके जनगणना से पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताना 943। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.2। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कौन दोस्तों भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य से संबंधित है? यानी कि दोनों से कौन संबंधित है? जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से। तो आपको याद रखना है सोनल मानसिंह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झाबेरी बहने मणिपुरी, शंकरदेव सत्रिया। आपको याद होंगे सारे सवाल। दोस्तों कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। रोपण खेती कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र? क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से बताएं। रोपण खेती ये दोस्तों कहाँ पर की जाती है? तो आपको नोट करना है, ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सबके सब सवाल आपके MTS में पूछे गए सवाल हैं विभिन्न शिफ्टों के अंदर। अगर आप MTS का एग्जाम देने वाले हैं दूसरे फेज के अंदर, तो आप इन क्लासों को मिस मत कीजिएगा। आज ये तीसरी क्लास है आपके सामने, और लास्ट क्लास कल डाली जाएगी, और चारों क्लासों को आप देख कर जाएगा। आपके SSC MTS में 8 से 10 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों ये चारों क्लासें जब समाप्त हो जाएंगी तो इसका एक PDF और विद आंसर की आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप कम्युनिटी टैब में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। जितनी मैं क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट कराता हूँ सारी PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ शाम को। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पुंग चेलोम नृत्य का संबंध कहाँ से? मैंने अभी आपको बताया था। जागोई चेलोम, पुंग चेलोम, ये दोनों सवाल SSC बार बार पूछता है। जहाँ पर चेलोम देखो तुरंत मणिपुर पर दोस्तों क्लिक कर दो, यानी कि मणिपुर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कर्नाटक की बात आइए तो याद कीजिएगा यक्षगान, बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट, ये 3-4 नाम मैं बार बार बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण नाम है, SSC ने पूछे हुए सवाल है। सिक्किम में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है। इसको आप ध्यान में रखें। सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 को। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से मैं आपको नोट कराता हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी, इनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, इसको भी आप ध्यान में रखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन, अगर आपसे पूछ लिया जाए हरिपुरा
अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पीएम स्वनिधि योजना का संबंध किस वर्ष से है? 2016, 2017, 2019, 2020। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2020 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया था कि बिहार में निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? नालंदा, तक्षशिला, मुस्लिम या आपका हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपको दोस्तों क्या कहना है? तो आपको ध्यान में रखना है ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा था? आप देख सकते हैं पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ये दोस्तों परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इनको आप एक बार एक पन्ने पे लिखकर याद कर लीजिएगा। आप हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल सही करके आएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको पता है 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब किसके किसके बीच में हुआ था? इसका जवाब तो आपको कमेंट कर बता ही देना है। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। 1556 में दोस्तों क्या हुआ था? 1556 में दोस्तों क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। 1527 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा खानवा का युद्ध। और 1529 में खांडेरी का युद्ध हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल इतने महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। कमेंट करके बताएं 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना है। एक युद्ध और नोट कर लें, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? अब बताइए आप किस लेवल का सवाल पूछा गया है? तो आपको ध्यान में रखना कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। द मेजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं? ये दोस्तों आर रहमान को कहते हैं, AR रहमान। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रख लें। और स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को। और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। और सुब्बा लक्ष्मी को कब दिया गया था? 1998 में। ये दोनों डेटें आप नोट कर लें। और एक सवाल आपको और नोट करना है, लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिल्कुल नया सवाल है और SSC में अभी एक भी बार पूछा नहीं गया है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए आने वाली परीक्षाओं के लिए। लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अयोध्या। और अयोध्या कहाँ है आपको बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो आप सबको पता है ये मिल्खा सिंह जी की पुस्तक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आंसर मार कर आगे बढ़िएगा। 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? इस सवाल को दोस्तों बहुत अजीब गरीब सवाल था। इसमें केरल ऑप्शन में देकर नहीं रखा हुआ था। अब इसका आंसर आपको बताना है कि 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। इसमें दोस्तों आपकी परीक्षाओं में जो हुई थी उसके अंदर केरल ऑप्शन में नहीं था, बल्कि कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। लेकिन आपकी परीक्षा में ऑप्शन में केरल नहीं देकर रखा था। तो आपको अब कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको आप सर्च करेंगे और कमेंट में उसका आंसर बताने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों आई थिंक 1917 में हुआ था। इसको आप ध्यान में रखें। 1916 में हुआ था, सॉरी दोस्तों 1916 में हुआ था। इसको भी आप थोड़ा याद रखें और इसको भी आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ की गुफाएं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आप देख रहे हैं सत्यशोधक समाज यानी किसका समाज है दोस्तों? ये जल्दी से आपको बताना है सत्यशोधक समाज ये किसकी स्थापना कब हुई थी? आपको मैंने अभी बताया है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया 1875 में। और सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों इसमें से किस वर्ष हुई है? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। अभी मैंने आपको बताया है जस्ट 20 मिनट पहले। इसका जवाब तो आपको कमेंट कर ही बताना पड़ेगा। मैंने आपको आर्य समाज की स्थापना बताई थी 1875 में। और दोस्तों आपको मैंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब बताई थी? ब्रह्म समाज 1828 में। और सत्यशोधक समाज ये किसका समाज है? महात्मा ज्योतिबा फुले जी का समाज है। आपको याद होगा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आपको बताना है दोस्तों। आपको बता दें सत्यशोधक समाज इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में। इसको आप नोट कर लें। और गुलामगिरी
गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? अब ये सवाल आपको कमेंट करके बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। सवाल अच्छा था आपकी परीक्षाओं को लेकर। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल पूछा गया था कि बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। कुछ सवाल दोस्तों ऐसे पूछे गए हैं, अगर आप उनको अटेम्प्ट ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों 25 में से 2 से 3 सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनका कोई सिर पर नहीं होता, कहीं से भी उसको उठाकर पूछ लिया जाता है। अगर वो आपको आता है तो ठीक, अदरवाइज उसको आपको छोड़ने में ही भलाई है, वरना आपकी जो मेरिट लिस्ट है आप उसमें काफ़ी नीचे आ सकते हैं 1-2 आंसर गलती करने से भी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच के दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या, इसकी मैच की अवधि, फुटबॉल मैच की लंबाई चौड़ाई, उसके मैदान की लंबाई चौड़ाई, उसके गोल पोस्ट की लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ें आपको रट कर जानी है। अगली फेज में आपको परीक्षाओं में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 45 मिनट के 2 सेट होते हैं, 2 खेल होते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस, अर्जेंटीना, दोहा, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन हमारे गलत देके रखे हुए हैं। ये चारों ऑप्शन हमारे गलत देके रखे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुए थे। आपको याद होगा कौन से क्रम के थे? ये 22वें क्रम के थे। ये दोस्तों कतर दोहा में क्या हुआ था? फीफा हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 ये दोस्तों कहाँ हुआ था? कतर दोहा में। इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। राजगृह किसकी राजधानी है? मगध, वज्जी, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो आपको दोस्तों याद रखना ये मगध की राजधानी है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वज्जी किसकी है? वैशाली की। मैंने कल भी आपको बताया था वैशाली की राजधानी क्या है? वज्जी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, चीन, यूएसए। तो आपको दोस्तों याद करना है सर्वाधिक चावल उत्पादन में किसका स्थान पहला है? ये चीन का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों भारत कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। ब्राज़ील में दोस्तों क्या उगता है? तो आपको याद होना चाहिए, ब्राज़ील में आपको नोट करना है कॉफ़ी सर्वाधिक उगती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। झारखंड का टूसू पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? आषाढ़, पौष, चैत्र, और दोस्तों क्या है हमारा ऑप्शन? फागुन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौष आपका राइट आंसर होगा। इसको आप टिक कर लें, पौष आपका राइट आंसर होगा। झारखंड का टूसू पर्व कब मनाते हैं? पौष माह में मनाते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? संग विष्णु, अपराजित, बिंबुसार, कड़फिसस। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये दोस्तों अपराजित था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों वंशों की बात आई है तो सारे वंश मैं आपको एक बार फिर से नोट करा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। सिंह विष्णु इस वंश दोस्तों किस वंश के संस्थापक थे? पल्लव वंश के। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। बिंबुसार ये कौन से वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे। कड़फिसस ये दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक थे। किसके? कुषाण वंश। और दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा है चोल वंश, चोल वंश के कौन थे? विजयानंद। विजयानंद। और दोस्तों एक वंश और बचता आपका सैयद वंश। सैयद वंश इसके संस्थापक कौन थे? खिर्ज खां। ये सब सवाल आप सीरियस होकर नोट कर लें। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे, साकार करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जून 2022 में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन बने? अब सवाल आप दोस्तों चुटकियों में बजाकर इसका आंसर देंगे। कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने थे? तो आपको दोस्तों याद होगा जून 2022 में आपसे क्या पूछा गया? जून 2022 में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सुमन बेरी, परमेश्वर अय्यर, बीबीआर सुब्रमण्यम, मल्लिकार्जुन खड़गे। आप याद करके रखिएगा। इसका राइट आंसर बीबीआर सुब्रमण्यम नहीं होगा, इसका आंसर होगा परमेश्वर अय्यर। ये दोस्तों जून की बात कर रहा है, बल्कि जो परमेश्वर अय्यर थे ये जून 2022 में बने थे, लेकिन दोस्तों बीबीआर सुब्रमण्यम ये जून के
बाद बने हैं। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि दोस्तों बहुत बच्चे इसका आंसर BBR सुब्रमण्यम लगाकर आए होंगे। आपको ध्यान में रखना है, जून तक कौन थे? परमेश्वर अय्यर, लेकिन जून के बाद कौन बन गए? BBR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आपको याद होगा रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इंडिया का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा? मुंबई, इलाहाबाद, मद्रास, इंपीरियल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों। इंडिया का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कुछ सवाल दोस्तों आपको कमेंट करके बताने हैं, गलत आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। जो सवाल मेरी तरफ से कंफर्मेशन नहीं होगा उसको मैं नहीं बताऊंगा, उसको आपको ढूंढकर फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको ऑथेंटिक आंसर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, लोधी वंश, या आपका लास्ट वंश दोस्तों कौन से देकर रखा हुआ है? सैयद वंश है। चंद्रगुप्त प्रथम तो दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गोवा में थैंक्स गिविंग त्योहार का दूसरा नाम क्या है? सुकोट, तुकोट, मीकोट, चीकोट। दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब सवाल था, मैंने इसके आंसर बहुत फनी बनाए थे। दोस्तों गोवा में थैंक्स गिविंग त्योहार का दूसरा नाम क्या था? सुकोट इसका सही नाम था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो आपको कमेंट करके बताना है। 56वां संविधान संशोधन 1987 को। चंद्रयान 3 को कब अनुमानित रूप से लॉन्च होगा? तो आपको दोस्तों याद रखना है ये 2023 में इसको अनुमानित रूप से लॉन्च करने की बात कही गई है, इसको आप ध्यान में रखें। यानी कि जून 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था सरकार के द्वारा। करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल पूछा गया था। मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? अब आप बताइएगा, इसमें से एक सवाल ऐसा नहीं है जो आपको आता ना हो। मौलिक अधिकार दोस्तों इसमें से किस आपको याद रखना, आर्टिकल नंबर भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार का उल्लेख। और दोस्तों भाग 4 में क्या है? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अंदर है? आपको भाग 4 में याद रखना। भाग 4 में क्या? मौलिक कर्तव्य। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कौन सा द्वीप विज्ञान को समर्पित है? ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक भूमध्य और या अंटार्कटिका। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों अटलांटिक जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, आपकी परीक्षा में पूछा गया था। कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित है? अटलांटिक महाद्वीप। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुई थी? 1850, 1867, 1873 और लास्ट ऑप्शन क्या देकर रखा हुआ है हमारा? 1875। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी में हुई थी विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना। इसको आप नोट कर लें, ये सवाल दोबारा से रिपीट हो सकता है आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध कौन से क्षेत्र से है? दोस्तों ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ बोस, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? ये दोस्तों वैज्ञानिक क्षेत्र से है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों याद कीजिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देते हैं? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। वास्तुकला में पृथ्वीधर पुरस्कार। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने, सवाल कई बार रिपीट हुए हैं आपकी परीक्षा में। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको दोस्तों याद करके रखना है किरण देसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आलोक चक्रवाल की एक पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। विनोद राय की कौन सी है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। इसको भी आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कल्याणी अम्मा फिर से आ गई, इनका राइट आंसर क्या होगा? मोहिनी अट्टम। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कटीले वन और झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल महत्वपूर्ण है, फिर से रिपीट हो सकता है ये सवाल। हमारा अगला सवाल हमसे पूछा गया कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ज्वार, बाजरा, जूट। तो दोस्तों इसको कहते हैं जूट को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2023 से, इसको दोस्तों किसका वर्ष घोषित किया गया? मिलेट का वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 को। हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, हमसे पूछा गया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? यानी कि दोस्तों एक खेल और उससे संबंधित दोस्तों कप आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो आप सबको याद रखना है ये दोस्तों बैडमिंटन का कप होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं फुटबॉल से संतोष
संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। गोल्फ दोस्तों, इसमें होता है राइडर कप। राइडर कप, ये सब वो सवाल हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। एक भी सवाल फालतू का नोट नहीं कराया जा रहा है आपको। दोस्तों राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। शतरंज दोस्तों, खेतान कप, खेतान और नायडू, खेतान और नायडू कप, इनका संबंध किससे है? ये दोनों के दोनों शतरंज से संबंधित हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा गया था, तो आपको आंसर नोट करके रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और एक बार इस सवाल को आप अपने आप से रीचेक जरूर कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। याओसंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, लोसांग फेस्टिवल मनाते हैं दोस्तों कहाँ पर? लोसांग दोस्तों मनाते हैं सिक्किम में, लेकिन याओसंग ये मणिपुर में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कीजिएगा तेलंगाना, तेलंगाना से मैंने आपको क्या बताया? बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का। मेदराम जात्रा कहाँ का है? तेलंगाना का। पोंगल दोस्तों का, अट्टूकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। ओणम कहाँ का है? केरल का। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप किसे माना गया है? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछा है एसएससी ने, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह सवाल तो दोस्तों एसएससी का फेवरेट सवाल है। कई बार इस सवाल को बार बार रिपीट किया है एसएससी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों झिझिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध है बिहार से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और सवाल महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड की बात आई तो हरेला, हरेला कहाँ का? उत्तराखंड। और हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना कजरी, नौटंकी, चरकुला, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों नाम आपको नोट करने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये दोस्तों शाहजहां के द्वारा कराया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट करा देता हूँ, इनको आप नोट कर लें। औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। अकबर के द्वारा दोस्तों क्या क्या बनवाया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है, आगरा का किला, आगरा का किला। और दोस्तों इसके द्वारा क्या बनवाया गया था? तो आपको याद रखना बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। ये दोनों चीज़ें किसने बनवाई हैं? अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। अब दोस्तों ऑप्शन में देखिए रखा हुआ है हुमायूं, हुमायूं के द्वारा। दोस्तों आप छोड़िए, अब ये आप कमेंट करके ये बताइएगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। इसको भी आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सैयद वंश के संस्थापक, फिर से दोस्तों मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है, कौन है? सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां। जो सवाल दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं, यानी कि जो सवाल मैंने आपको दोस्तों व्याख्या में बताए हैं, वो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। केलुचरण महापात्र का संबंध, कई सवाल तो ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। ओडिसी नृत्य, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? हमने आपको कई बार बताया है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको पीएम बनना है या लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है या आपको गवर्नर बनना है, यानी कि आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, गवर्नर बनना है, तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हैलोवीन फेस्टिवल किस तारीख को मनाते हैं? ये सवाल भी पूछा गया था, तो आपको नोट करना है 31 अक्टूबर को मनाते हैं हैलोवीन फेस्टिवल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सफल योजना का संबंध किस राज्य से था? तो आपको याद होना चाहिए, ये उड़ीसा से संबंधित थी सफल योजना। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नाबार्ड में आर का मतलब पूछा गया था हमसे, यानी कि जो नाबार्ड है उसमें आर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों उसका मतलब होता है रूलर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई
1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा आपसे अगर सवाल पूछा जाए, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी, इसको भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? आपको मैंने कल ही नोट कराया था, ये दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है कोशिका की खोज। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब की गई थी? 1665 में की गई थी। और रॉबर्ट ब्राउन इनके द्वारा केंद्रक की खोज की गई है। किसकी? केंद्रक की, न्यूक्लियस। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया। ल्यूवन-हॉक इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। किसकी? जीवित कोशिका की खोज की है ल्यूवन-हॉक ने। और दोस्तों जीव कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सवाल पूछा गया आपकी एसएससी एमटीएस में। इल्बर्ट बिल विवाद कब पेश किया गया था? सवाल आपसे कब पूछा गया? इल्बर्ट बिल, आपसे इल्बर्ट बिल विवाद नहीं पूछा गया, इल्बर्ट बिल को कब पेश किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1883 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से आपसे सवाल पूछ लिया जाता इल्बर्ट बिल विवाद कब पेश हुआ था, तो आप 1884 याद रखते। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करके रखें। ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना ये गिटार वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखें। ये कौन है? गिटार वादक। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन। तो आपके ऑप्शन में पाकिस्तान देखे रखा हुआ था, तो आपका यही सही आंसर होगा। और एक दोस्तों अफगानिस्तान के भी साथ लगती है, इसको भी आप नोट कर लें। सवाल पूछा गया था कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कब दोस्तों आया था? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2019 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 12 से 19 में किसका वर्णन किया गया? तो मैंने आपको बता दिया मौलिक अधिकारों का। संपत्ति का उल्लेख दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किसके अंदर है दोस्तों? आर्टिकल 44। इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार है। सॉरी दोस्तों, इस संपत्ति नहीं होगा इसमें, इसको आप काट दीजिएगा, संपत्ति इसका आंसर नहीं होने वाला है। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचार क्या? 32 से 35। इसको आप नोट कर लें दोस्तों। इन सब सवालों को आप नोट करते चलें। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी। कई बार आपको नोट करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी आपका सही आंसर होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। दोस्तों और क्या क्या स्थित है कृष्णा नदी पर? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? मैट्टूर बांध। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध। और अभी मैंने पीछे आपसे सवाल पूछा था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ए सुइटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, विकास स्वरूप, विक्रम सेठ या अरुंधति राय। तो आपको दोस्तों नोट करना है, इसका राइट आंसर होगा विक्रम सेठ। ए सुइटेबल बॉय पूछे या सुइटेबल गर्ल पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? विक्रम सेठ। बात करते हैं विकास स्वरूप, इनकी पुस्तक है Q&A। इसको भी आप ध्यान में रखें। सुधा मूर्ति इनकी पुस्तक है डॉलर बहू। ये किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की। इसको आप याद कर लें। एसएससी ने ये सवाल प्रीवियस ईयर पेपरों में 2 से 3 बार पूछा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। फीफा अंडर 19 विश्व कप और फीफा अंडर 17 दोस्तों महिला फीफा अंडर 17 आपको याद रखना है, और अंडर 19 T20 विश्व कप 2023, ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। अगर आपसे अंडर 17 फीफा विश्व कप पूछा जाएगा तो आपको याद रखना इसका आयोजन हुआ था अपने भारत देश में। जीता कौन था? स्पेन आपका राइट आंसर होगा। हराया किसको था? कोलंबिया। यानी कि उप विजेता कौन था? कोलंबिया इसका उप विजेता रहा है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? कजरी, राउत नाचा, सुआ, पिंडवानी। तो दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है, कजरी हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कजरी। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। राउत नाचा, सुआ और पिंडवानी ये सबके सब कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों पिंडवानी नृत्य की फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। कौन है?
तीजन भाई इसकी फेमस कलाकार हैं। इतनी बातें आपको नोट करनी है दोस्तों। आज के सवालों को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे के जो बच्चे कुछ सवाल हैं वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे और आपकी चारों क्लासें पूरी हो जाएंगी। आप अगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम अगली फेज में देने वाले हैं तो आप इन चारों क्लासों को देख कर जाइएगा। हर शिफ्ट में आपको 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।